नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम अ स्क्रैच, मतलब आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज आपने सीख लिया, या अगर आपको प्रोग्राम बनाना आ गया सी लैंग्वेज में, और अगर आपको पता चल गया कि सी लैंग्वेज कैसे काम करता है, तो आप उससे एडवांस लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि हो गया सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आपको सी लैंग्वेज मालूम है। और अगर हो सके तो वीडियो देखते समय शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको वीडियो समझने में आगे आसानी होगी। और कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सी लैंग्वेज ज़रूर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अनलॉक और वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले गूगल पे जाके टर्बो सी प्लस प्लस का सेटअप डाउनलोड कर लीजिए किसी साइट से, और उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। मैं जनरली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, लेकिन शुरुआत के लिए या बिगिनर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा है और आपको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, और यहाँ पे चालू हो गया। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, यानी न्यू फाइल आ जाएगी। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड को यहाँ पे एरो का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन मोड चालू हो जाएगा। पहले हम एक प्रोग्राम देखेंगे और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लिखा है मैंने। उसके अंदर लिखूँगा stdio.h। ये क्या होता है मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद यहाँ लिखूँगा void main ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैश इंक्लूड में जो भी लिखते हैं हम, वो होती है हेडर फाइल, हमारी हेडर फाइल। अब हम stdio का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट conio.h। इसका क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन लेंगे, जो फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारा आउटपुट या इनपुट लेने के लिए। जो भी हमें कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना है तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, और दूसरा फंक्शन जो हमें प्रिंट करना होगा तो उसके लिए printf फंक्शन है, वो देखेंगे। ठीक है, हम पहले फंक्शन देखते हैं, बाद में आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे printf, डबल कोटेशन में लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सिंपल हमने फंक्शन या कोड लिख दिया है। इसको पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। कंपाइल क्यों करते हैं, अगर कोई एरर होगा आपके प्रोग्राम में तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए रन पे क्लिक करेंगे और सिंपली रन करेंगे, लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिखा नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक फंक्शन यूज़ नहीं किया है गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो होल्ड करके रखता है हमारे कंसोल स्क्रीन पे, यानी हमारे ब्लैक स्क्रीन पे होल्ड करके रखता है। यहाँ पे देखेंगे, फिर से कंपाइल और रन करेंगे। यहाँ पे कभी कभी ऊपर के टूल बार या बटन्स काम नहीं करते, इसके लिए आपको अल्ट प्लस स्पेस का बटन दबाना होगा एक साथ। उसके बाद आपको कीबोर्ड पे एंटर का बटन दबाना होगा रीपेंट डेस्कटॉप पे। यहाँ पे दबाने के बाद आपका कंसोल फिर से काम कर जाएगा। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 2 बार प्रिंट हुआ है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले एक बार रन किया था, तब क्या हुआ था, तब हमने स्क्रीन होल्ड करके नहीं रखा था। अब होल्ड किया है तो 2 बार प्रिंट हो रहा है, यानी पिछला आउटपुट भी अभी दिखा रहा है। हमें सिर्फ अभी का आउटपुट चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो प्रीवियस आउटपुट है वो इरेज करने के लिए। यहाँ पे फंक्शन का नाम है CLR क्लियर स्क्रीन, यानी इसका फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन, यानी पिछला अगर कोई आउटपुट होगा तो वो इरेज करने के लिए, और हमारे इस प्रोग्राम का सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए हमें इस फंक्शन का उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए अल्ट F9 दबाएंगे, कंपाइल हो जाएगा और कंट्रोल F9 के साथ रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार ही रन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा प्रोग्राम देखते हैं, और उसके बाद में आपको इनपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन क्या है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर ए। इंटीजर ए लिखने के बाद पहले हम ये प्रोग्राम सेव एज कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम
यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे, यहाँ पे लास्ट को देखिए C++ या CPP लिखा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप दोनों C और C++ दोनों प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैक स्पेस करेंगे और स्लैश तक सब रफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए C में आपका टर्बो C3 का नाम का फोल्डर होगा, उसके बाद आपका बिन नाम का फोल्डर होगा और उसके बाद आप जो भी प्रोग्राम का नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ program1.c और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यानी अब अगर आपने विंडोज़ डी दबाया तो उसके बाद देखिए जो भी सॉफ्टवेयर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद आप सी ओपन कीजिए। सी ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए टर्बो C++, उसमें आप डिस्क पे जाइए, उस पर आप टर्बो C3 पे जाइए। टर्बो सी में डिस्क ऑप्शन कभी कभी नहीं होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली टर्बो C3 पे जाइए, उसके बाद बिन पे जाइए और बिन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए program1 यहाँ पे सेव हो चुका है हमारा program1। जो भी मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मैं फिर से अपना प्रोग्राम ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन मोड ओपन नहीं हुआ है, इसके लिए आपको अल्टर प्लस एंटर का बटन दबाना होगा, फुल स्क्रीन मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, हमें एक इनपुट वैल्यू लेनी है और वो डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, पहले मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर वैल्यू, यहाँ पे कोलन देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके मैं दूसरा फंक्शन यूज करूंगा स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है मैं सब बताऊंगा। यहाँ पे देखिए डबल कोट में आपको लिखना है, डबल कोट के अंदर %d क्यों लिखेंगे हम ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए %d कॉमा करके मैंने यहाँ पे दे दिया है a। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिखूंगा प्रिंट f, यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा माई वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब माई वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, यहाँ पे %d लिखूंगा कॉमा करके a लिखूंगा। अब देखिए दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए फिर से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मेन फंक्शन में से। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के लिए ये फंक्शन लिखा है मैंने CLR. उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैंने, वेरिएबल का नाम क्या है ए। अब ये वेरिएबल क्या है, अगर एक मेमोरी लोकेशन आपको एलोकेट करना है या किसी भी लोकेशन की साइज आपको एलोकेट करनी है तो उसके लिए उस मेमोरी लोकेशन को आपको नाम देना पड़ता है। तो उसका नाम ही क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है। यानी वेरिएबल इज नथिंग बट name location in memory that is used to hold a value that can be modified by the program। तो वेरिएबल क्या होता है, आपके मेमोरी लोकेशन का नाम जिसका यूज क्या है, जो एक वैल्यू होल्ड करने के लिए यूज होता है और ये वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। इंटीजर ए का सिंटैक्स मतलब क्या है, सिंटैक्स यानी क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन लिखने का तरीका होता है या फॉर्मेट होता है या प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल डिफाइन करने का फॉर्मेट क्या है। वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो कैसे करें, सिंटैक्स में देखिए टाइप लिखेंगे आप पहले और उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल लिस्ट। टाइप में क्या क्या आता है, फिर टाइप यानी आपका डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप में क्या क्या आता है, पहले आता है इंटीजर। मैं आपको पहले 4 टाइप बताऊंगा, मतलब 4 डेटा टाइप बताऊंगा जो सिंपल है, जिसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। पहला होता है इंटीजर, जिसकी साइज होती है 2 या 4 बाइट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के हिसाब से। उसके बाद दूसरा आता है कैरेक्टर, जिसकी साइज होती है 1 बाइट। फिर तीसरा आता है फ्लोट, जिसकी साइज होती है 4 बाइट। और चौथा आता है डबल, जिसकी साइज होती है 8 बाइट। अब ये इंटीजर क्या करता है, इंट क्या करता है, इंट यानी आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। यानी आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, आपकी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता है। ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, जो भी अल्फाबेट्स है आपके, वो स्टोर करने के लिए क्या डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्लोट, फ्लोट क्या करता है, आपके जो रैशनल वैल्यू है मतलब पॉइंट में वैल्यू है वो स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। यानी आपकी पाई की वैल्यू हो गई 3.14, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा टाइप फ्लोट। उसके बाद डबल, डबल क्या करता है, ये फ्लोट का नेक्स्ट वर्जन है। यानी फ्लोट में जो वैल्यू आप 4 बाइट में स्टोर करते हैं वो इसमें 8 बाइट में कर सकते हैं। यानी बड़ी वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है उसके लिए आप डबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ एडवांस डेटा टाइप होते हैं जो कि होते हैं अरे होता है, पॉइंटर होता है, वो हम बाद में देखेंगे।
सिंटैक्स में देखिए टाइप के बाद दूसरी चीज़ है वेरिएबल लिस्ट। अब ये वेरिएबल लिस्ट क्या होता है? वेरिएबल लिस्ट मतलब हमारा वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखिए वेरिएबल नेम का लिखने के लिए बहुत सारे रूल है, उसमें से 3 मेजर रूल देखते हैं। पहला रूल ये है कि आपको अपना वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करना होगा, यानी आप नंबर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड रूल है कि आपके वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक नाम लिख रहे हैं आप, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। और थर्ड रूल है नो स्पेशल सिंबल, मतलब कोई भी स्पेशल सिंबल आप लिख नहीं सकते वेरिएबल के बीच में एक्सेप्ट अंडरस्क्रोल, अंडरस्क्रोल के अलावा कोई भी आप स्पेशल सिंबल लिख नहीं सकते। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है मैंने, करेक्ट और इनकरेक्ट। काउंट क्या है? करेक्ट वेरिएबल नेम है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? अल्फाबेट से हुई है। इनकरेक्ट देखिए टू काउंट लिखा हुआ है, मतलब वेरिएबल की स्टार्टिंग टू से हुई है, अल्फाबेट नहीं है, ये नंबर है, इसलिए ये अलाउ नहीं करता। सेकंड देखिए टेस्ट 23, मतलब आप अल्फाबेट के बाद नंबर लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाई और उसके बाद दिया है एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके बाद दिया है देयर, हाई देयर के बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, यानी स्पेशल सिंबल यूज किया है, ये आप नहीं दे सकते। उसके बाद देखिए रोल नंबर, रोल नंबर के बीच में यहाँ पे अंडरस्क्रोल दिया है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर रोल नंबर के बीच में अगर हमने उसमें स्पेस दे दिया हमने, मतलब रोल नंबर के नाम के बीच में अगर हमने स्पेस बार दे दिया तो वो अलाउ नहीं है। सबसे नीचे देखिए एग्जांपल दिए हैं, इंटीजर ए सेमीकोलन दिया है, फ्लोट बी सेमीकोलन और कैरेक्टर सी। ये तीनों अलग अलग डेटा टाइप मैंने डिफाइन किए हैं और आगे उनका वेरिएबल नेम दिखा है। और उसके नीचे देखिए इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब आप एक ही डेटा टाइप से कॉमा देके आप मल्टीपल वेरिएबल्स एट ए टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए स्कैनएफ में हमें यहाँ पे एम्परसेंड भी लिखना पड़ता है, प्रिंटएफ में नहीं लिखना पड़ता। एम्परसेंड यानी आप उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। स्कैनएफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है? इनपुट लेने के लिए। और प्रिंटएफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है? आउटपुट प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे ध्यान में रखिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एंटर द वैल्यू, ये सिंपल मैसेज में प्रिंट कर रहा हूँ। वैल्यू क्या एंटर करनी है आपको? ए में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए किसका टाइप है? इंटीजर, इंटीजर यानी सिंपल इंटीजर वैल्यू हम लेंगे। उसके बाद देखिए माई वैल्यू, मैंने वही वैल्यू क्या की है? परसेंट डी से प्रिंट की है। अब ये परसेंट डी क्या है? परसेंट डी यहाँ पे रिप्लेस होगा आपके ए में जो भी वैल्यू है उससे क्या रिप्लेस होगा? ये परसेंट डी रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको परसेंट डी यूज करना पड़ता है। अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए परसेंट सी यूज करना पड़ता है। और अगर आपको फ्लोट या डबल वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको परसेंट एफ प्रिंट करना पड़ता है या लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम और रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। लिनक्स में मैं जनरली लिनक्स यूज करता हूँ, उसमें ये नहीं प्रॉब्लम आता। यहाँ पे मैं मेन के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। इसका मतलब होता है अगर आपने अंदर डिफाइन किया तो लोकली हो जाता है, और यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाता है। इसके बाद हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। यहाँ पे देखें एंटर योर वैल्यू पूछ रहा है, मैं वैल्यू डालता हूँ 10 और यहाँ पे देखिए माई वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। ये सिंपली क्या हो गया है? प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ पे लिख सकता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ, फिर से कंपाइल करूँगा और कंट्रोल F9 से रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एंटर द वैल्यू, यहाँ पे मैंने 20 डालता हुआ यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम और एंटर द वैल्यू, एंटर योर वैल्यू, ये एक लाइन में आ रहा है। अगर आपको ये नेक्स्ट लाइन में लाना है तो क्या करें? मतलब अगला स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तब क्या करेंगे? सिंपली आपको क्या करना होगा? स्लैश यन दबाना होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्लैश यन। यहाँ पर भी आप नीचे लिख सकते हैं स्लैश यन। और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट लाइन को आ जाएगा। ये क्या है? बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। स्लैश बी क्या होता है? बैक स्पेस करने के लिए यूज होता है। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए होता है, यानी ज़्यादा बड़ा स्पेस देने के लिए। डबल स्लैश क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। और स्लैश मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई स्लैश, इसके बीच में हम क्या लिखते हैं? मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। ठीक है।
स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में। ठीक है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखेंगे स्लैश n क्या होता है। कंपाइल किया और रन किया, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन को आ गया। माय फर्स्ट प्रोग्राम के बाद एंट्री और वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन को आ गया। यहाँ पे मैं 20 डालूंगा, यहाँ पे माय वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखेंगे कमेंट कैसे देते हैं, सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं। यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे कमेंट देनी है, मैं यहाँ पे डबल स्लैश कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मुझे लिखना है माय प्रोग्राम। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट क्या होता है, आपका प्रोग्राम इस लाइन को स्किप कर देता है। स्किप यानी इस लाइन को यूज नहीं करता है, वो कंसिडर करता नहीं है इस लाइन को, जो भी आप इस लाइन में लिखेंगे। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए है। इसको क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया तो इस प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मतलब किस लिए यूज हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लिखती। सपोज मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, ये फाइल में सेव एज कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम 2 का नाम देता हूँ, प्रोग्राम 2.c, और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुझे मल्टी लाइन कमेंट देनी है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, स्टार या मल्टीप्लिकेशन जो भी आप देना चाहिए, इस सिंबल को बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखूंगा मैं प्रोग्राम नेम, मुझे किसका प्रोग्राम करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे मैं प्रोग्रामर लिखूंगा टेक अनलॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने अगर ये कंपाइल भी कर लिया तब भी इसको एरर नहीं आएगा। ठीक है, मैं कंपाइल बाद में करूँगा, पहले मैं एडिशन का प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। 2 नंबर की हमें एडिशन करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहला नंबर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्लैश n लिखूंगा, उसके बाद एंटर दी फर्स्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैनएफ में लिखूंगा %d फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा ए में। उसके बाद प्रिंटएफ में लिखूंगा एंटर द सेकंड नंबर, स्लैश n करूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए और एंटर दी सेकंड नंबर। फिर से एक बार स्कैनएफ लिखूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं %d बी। अब यहाँ पे देखिए मुझे बी में वैल्यू लेनी है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर लिखा नहीं है। यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं इंटीजर बी, या डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉमा करके भी लिख सकते हैं। मल्टी एक साथ आप कॉमा करके कितने भी लिख सकते हैं सेम टाइप के डेटा टाइप को। यहाँ पे देखिए बी, और यहाँ पे मुझे एडिशन करनी है। एडिशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक थर्ड वेरिएबल लूँगा मैं इंटीजर सी, और यहाँ पे नीचे लिखूंगा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। यानी इज इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड का जो भी रिजल्ट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में क्या करता है, पुट करता है। यानी a प्लस बी के एडिशन होगी और उसका रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले होगा, मेरे c में डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर, देखिए बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एडिशन के लिए प्लस, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन होता है, माइनस, आपको सब दिखाई देंगे स्क्रीन पे। डिवीजन करे डिवीजन का साइन होता है। ठीक है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम करेंगे माय वैल्यू के बजाय यहाँ पे लिखेंगे माय एडिशन इज इक्वल्स टू %d में। यहाँ पे हमको एडिशन हमने किस में कॉपी की है, सी में, तो सी प्रिंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखे दिया सी। ठीक है, कंपाइल करते हैं हम। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लिंकर एरर, अनडिफाइंड सिंबल, प्रिंट एफ का स्पेलिंग का, यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ। सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया 10, और उसके बाद सेकंड नंबर हमने एंटर किया 30, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 40। माई एडिशन इज इक्वल्स टू 40। सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक एडिशन ऑपरेशन किया है। यहाँ पे आप माइनस करना चाहते हैं तो सिंपली आप माइनस का साइन दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी दे सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस भी मालूम होना चाहिए, मतलब किस चीज़ को ले हाई प्रेसिडेंस है और किसके लिए लो है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने सी में क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया
5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे देखिए हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि मतलब प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई होती है, हमने मैथ में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे देखिए 30 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट डालेंगे तो यहाँ पे पहला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी 5 प्लस 5 कितना होगा, 10 होगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा, आपका 50 प्रिंट होगा। ठीक है, हम प्रोग्राम 3.c नाम से ये प्रोग्राम सेव करते हैं और आप चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि फ्लोट वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। फ्लोट के लिए हमें इंटीजर के बजाय यहाँ पे क्या लिखना होगा, फ्लोट लिखना होगा। डेटा टाइप हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे फ्लोट, जहाँ पर भी आपने डिफाइन किया है। और %d के बजाय आपको यहाँ पे f लिखना होगा। तो हम चेंजेस कर देते हैं सब जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं %f कर दिया है सब जगह, स्कैनफ और प्रिंटफ में। तो यहाँ पे सिंपली हम प्रोग्राम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम रन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम फ्लोट वैल्यू लेंगे 2.5 फर्स्ट नंबर, सेकंड वैल्यू लेते हैं 3.0, उसके एडिशन क्या आएंगे हमारी 5.5। यहाँ पे देखिए रिजल्ट करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम को हम सेव एज कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम 4.c कर देते हैं। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट देखेंगे हम। प्रोग्राम नेम डाल देता हूँ मैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। बहुत तरह के सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों। पहला होता है इफ एल्स, दूसरा होता है फॉर लूप, तीसरा होता है व्हाइल लूप, उसके बाद होता है डू व्हाइल, उसके बाद होता है स्विच। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें से हम पहले देखेंगे इफ एल्स। इफ एल्स क्या है, ये कंडीशन स्टेटमेंट है दोस्तों। हम देखेंगे यहाँ पे देखिए, हम सिंपली एडिशन करने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ एल्स यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए इफ ए इज लेस देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, हम ओपनिंग और क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए ये स्टेटमेंट भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से लेस हो गई तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करना होगा हमें, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बी है वो क्या है, ग्रेटर है। वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हम उस वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे, इज ग्रेटर। यहाँ पे देखिए कॉमा करके हम बी कर देते हैं। एल्स में क्या लिखेंगे, अगर ये ऊपर की कंडीशन ए इज लेस देन बी, ये अगर फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, मतलब फॉल्स है इसका मतलब क्या है, ए लेस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम प्रिंटफ में क्या लिखेंगे, डबल कोट में क्या लिखेंगे, /n वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू %d इज ग्रेटर। %d से हम किसको रिप्लेस करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लोट दिया था, वो फ्लोट निकाल के हम क्या देंगे, इंटीजर। यहाँ पे %f के बजाय d कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपली प्रोग्राम क्या करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू मैंने डाली 10, दूसरी डाली 20। वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 20 इज ग्रेटर, मतलब b की वैल्यू क्या है, सेकंड नंबर को हमने b की वैल्यू डाली है, जो क्या है हमारा सेकंड नंबर है, और फर्स्ट नंबर यानी हमारी a की वैल्यू है, तो b की वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए क्या प्रिंट हुआ है, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 20 इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमने अगर एक्सचेंज कर दी वैल्यू, मतलब पहले 20 डाली और दूसरे में 10 डाली, तो क्या होगा, फिर से रन कर देते हैं। पहले हमने 20 डाली, दूसरे में 10 डाली,
यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 20 इज ग्रेटर, मतलब पहले बी प्रिंट हुआ था, इस बार क्या हुआ है, ए प्रिंट हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, इफ में जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो गई, तो हमारा इफ का जो करली ब्रैकेट का जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब गलत है, फॉल्स है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारा एल्स का लूप एग्जीक्यूट होगा। यही है इफ एल्स में। यहाँ पे आप मल्टीपल एल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, एडवांस में देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा प्रोग्राम है, इसको सेव कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं, प्रोग्राम 5.c कर देते हैं। ठीक है, और कौन से ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ के कंडीशन में, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स कर सकते हैं, लेस देन हमने अभी किया, लेस देन और इक्वल्स कर सकते हैं, इक्वल्स कर सकते हैं और नॉट इक्वल्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल्स ऑपरेटर है, जिसका सिंबल है डबल इक्वल्स। इसमें क्या होता है, अगर आपने ए में वैल्यू दे दी 10 और बी में वैल्यू दे दी हमने 20, तो ए और बी हमें कंपेयर करना है, इक्वल है क्या, नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए इक्वल्स बी, ये हम कंडीशन देंगे इफ में। अगर वो इक्वल है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी। मतलब ट्रू होने के बाद इफ में जाएगा और फॉल्स होने के बाद किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। कि हमारी ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे देखिए फिर से हमने 10 दे दिए ए में और बी में दे दी हमने वैल्यू 20, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b, अगर हमने इफ में कंडीशन दे दी तो 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और हमारा इफ का लूप जो है, मतलब इफ में जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यही है सारे ऑपरेटर्स। हम आगे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इसके रिलेटेड, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा इन ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पे हम इफ एल्स के बाद हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, आप हम देखेंगे सिंपली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इफ के बजाय क्या लिखेंगे, फॉर। अब इस फॉर का सिंटैक्स क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप देख लीजिए। फॉर में क्या होता है, पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरी होती है कंडीशन, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया i इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मेरा जो भी डेटा टाइप है वो मैं निकाल देता हूँ, पे देखेंगे, और यहाँ पे इंटीजर i कर देता हूँ डेटा टाइप सिर्फ। यहाँ पे लिखूंगा i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, और उसके बाद i प्लस प्लस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके फॉर लूप में मैं सिंपली क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं i कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, i इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया 0, i इज लेस देन दे दिया 5, और i प्लस प्लस दे दिया। यहाँ पे मैं ऊपर का निकाल देता हूँ सब। यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर लूप लिया है मैंने, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। i की वैल्यू पहले क्या होगी, इनिशियलाइज होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका जो भी करली ब्रैकेट में जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगी। यहाँ पे मैं पहले प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, i द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 हो गया, उसके बाद वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। 4 तक ही क्यों आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए i इज इक्वल्स टू 0 हो गया है, 0 मतलब i की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है 0 को। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं सेकंड टाइम में, i इज लेस देन 5। अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 0, 0 किससे रिप्लेस होगा अब, i से। 0 इज लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने के बाद ये जो आपका फॉर लूप का जो एग्जीक्यूट है, मतलब फॉर लूप का जो करली ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा।
मतलब ये लूप पूरा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या करेगा, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने के बाद थर्ड स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा आई प्लस प्लस, मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब आई की वैल्यू आप 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद फिर से क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। फिर से क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार करता है। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर से आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 5 ट्रू है इसलिए फिर से प्रिंट एफ प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी, 3 के बाद भी 3 इज लेस देन 5 ट्रू है इसलिए फिर से प्रिंट करेगा। बाद में 3 से 4 हो जाएगी आई प्लस प्लस होने के बाद, 4 इज लेस देन 5 ट्रू है इसलिए फिर से प्रिंट करेगा। और लास्ट में 4 से 5 होने के बाद 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होता है, 5 इक्वल्स टू 5 होता है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मुझे 5 इज लेस देन 5 ये भी मुझे प्रिंट करना है तो मुझे इधर लेस देन इक्वल्स टू डालना पड़ेगा और यहाँ पे रन करना होगा। यहाँ पे देखिए 5 का भी रन हो रहा है और अगर मैंने इक्वल्स टू निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ 4 तक ही रन हो जाएगा। दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर कौन से है हम वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट दिख रहा है आपको। और दोस्तों आप फॉर लूप में एक फॉर लूप में दूसरा फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो एडवांस प्रोग्रामिंग में आता है। इतना फॉर लूप के बारे में ठीक है। ठीक है, फॉर लूप के बाद हम देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के लिए हम यही प्रोग्राम सेव कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं। यहाँ पे मैं प्रोग्राम को नाम भी देता हूँ व्हाइल लूप डॉट सी। यहाँ पे देखिए व्हाइल के लिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ व्हाइल। व्हाइल प्रोग्राम हम करेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाइल कैसे करें, सेम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर के बजाय सिर्फ क्या डालना होगा, व्हाइल डालना होगा। व्हाइल डालने के बाद यहाँ पे आपको कंडीशन डालनी होगी। आप सिंटैक्स देख सकते हैं स्क्रीन पे। सपोज मैंने लिख दिया आई इज लेस देन 5। कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, व्हाइल आई इज लेस देन 5 और उसके अंदर क्या होती है, हमारे स्टेटमेंट होते हैं। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में डालूंगा क्या प्रिंट करना है मुझे, आई प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऑप्शन नहीं है कुछ भी। यहाँ पे अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया तो ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस और यहाँ पे कोलन दे दूंगा। सेम ऑपरेशन यूज करता है व्हाइल और फॉर लूप में, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन आती है, बल्कि फॉर लूप में क्या होता है, 3 स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ पे एक ही होती है। यहाँ पे आपको आई प्लस प्लस क्या करना पड़ रहा है, सेपरेट देना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर मैंने इनिशियल वैल्यू अगर 1 कर दी, क्या कर दी, आई इज इक्वल्स टू 1 कर दी, तो वो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, 1 पे से एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ आपका लूप 4 ही बार एग्जीक्यूट होगा। आई की वैल्यू 1 होगी, 2, 3 और 4 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया व्हाइल लूप। अब मुझे देखना है डू व्हाइल। डू व्हाइल देखने के लिए क्या करूँगा, डू व्हाइल कैसे करते हैं आप सिंटैक्स देख सकते हैं। डू का लूप आप एक बार एग्जीक्यूट होता है और डू में क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डू ओपनिंग और डू के बाद होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद होता है व्हाइल। व्हाइल यहाँ पे लिखूंगा व्हाइल आई इज नॉट इक्वल्स टू, सपोज लिख दिया मैंने 5। जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होती तब तक मेरा डू क्या होगा, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो गई, 1 से, और कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक 5 नहीं आता तब तक। मतलब देखिए आप डू लूप क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन, पहली ही कंडीशन अगर आपकी फॉल्स भी हो, मतलब गलत हो, तब भी एक बार एग्जीक्यूट करता ही है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4 का। अब यहाँ पे देखिए अगर मेरी पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, मतलब अगर यहाँ पे मैंने आई क्या कर दिया, 1 कर दिया है, और यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया आई इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये ट्रू होगा, नहीं ये क्या होगा, फॉल्स होगा। आई हमारा ऑलरेडी क्या है, 1 है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन में लिख दिया आई इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ये कंडीशन में लिख दिया तो ये कंडीशन फॉल्स है, फिर भी हमारा डू लूप क्या होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस निकाल दूंगा क्योंकि आई की वैल्यू हमारी बढ़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन फॉल्स है, आई इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये क्या है, कंडीशन पहली फॉल्स है, फिर भी ये एक बार क्या होगा, एग्जीक्यूट जरूर होगा। ठीक है, हम देखते हैं।
यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 और बाद में क्या होता है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और फॉल्स आता है। तो ये है डू व्हाइल में दोस्तों। व्हाइल लूप के बाद हम देखेंगे स्विच केस। स्विच केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना जो पहला प्रोग्राम है अरिथमेटिक ऑपरेशन का वो ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इंटीजर डालेंगे। यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर डाला था हमने, % से हम प्रिंट कर रहे थे, और यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर भी हम % से प्रिंट कर रहे थे, और यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे थे a+b, और a+b हमने क्या कर दिया था, % से डिस्प्ले कर दिया था। अगर हमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम सेव एज कर देते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को नाम देते हैं हम स्विच केस, यहाँ पे .c कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम को नाम देते हैं हम यहाँ पे स्विच केस। यहाँ पे देखिए हमें अगर 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो कैसे करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमें पहले स्विच टाइप करना होगा, स्विच, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें देना होगा हमारी चॉइस। अब ये क्या होता है आप सिंटैक्स में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर दे देता हूँ इंटीजर चॉइस। यहाँ पे देखिए जो भी चॉइस होगी आपकी वो इसमें आ जाएगी, जो भी आप एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे देखिए आपकी जो वैल्यू है, सेकंड नंबर के बजाय एंटर द चॉइस कर देता हूँ मैं। चॉइस के बाद यहाँ पे मैं % चॉइस कर देता हूँ, मतलब चॉइस में हम अपना जो नंबर है वो देंगे। नंबर कौन सा देंगे, अगर केस 1 हो गई तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, c इज इक्वल्स टू a+b, मतलब एडिशन। यहाँ पे हम देंगे ब्रेक। यहाँ पे आप टैब दे दीजिए, इससे क्या होगा थोड़ा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे केस 2 दे देता हूँ मैं। केस 2 में मैं क्या करना चाहता हूँ, c इज इक्वल्स टू a-b, मतलब a से b को माइनस करना चाहता हूँ। फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक यानी आपको केस क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने के बाद आप करली ब्रैकेट के डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे c इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, a मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद फिर से ब्रेक, फिर केस 4 क्या करेंगे हम, c इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक। यहाँ पे देखिए अगर इनमें से कोई भी केस अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही, मतलब अगर आपने 1 2 3 4 ये नंबर छोड़ के अगर आपने कोई चॉइस दे दी तो डायरेक्टली कौन से ऑप्शन में जाएगा, फिर डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट में क्या हम करेंगे, सिंपली प्रिंटफ करेंगे, /n में डालेंगे एंटर करेक्ट चॉइस, मतलब आप करेक्ट चॉइस डालिए। यहाँ पे देखिए फिर से ब्रेक करेंगे, और उसके बाद सिंपली आपका जो स्विच केस है, जो स्विच का लूप है, वो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यह देखिए आप देख सकते हैं स्विच यहाँ ओपन हो गया। ओपन करने के बाद हमने क्या दी, चॉइस दी। चॉइस देने के बाद जो भी आप चॉइस देंगे उसके हिसाब से आपके ऑपरेशन क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। मतलब सी में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका जो काउंट है वो कौन करेगा, ये करेगा। अगर अब हमें चॉइस देने से पहले हमें प्रिंट करना होगा कि 1 दबाने से क्या होगा, 2 दबाने से क्या होगा, नहीं तो हमारे कंप्यूटर को या हमारे प्रोग्रामर को या हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम 1 टाइप करेंगे, अगर हम क्या टाइप करेंगे, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा, एडिशन। अगर हम सेकंड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अगर हम थर्ड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम 4 करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन। यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन हमने क्या कर दिए, डाल दिए, और उसके बाद चॉइस भी दे दी। और अगर
और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माय रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, सी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और गेट सीएच लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को हम कंपाइल कर देते हैं और रन करते हैं। एक एरर है यहाँ पे देखिए सेमीकोलन मिसिंग था। हम फिर से क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर अगर डाला 20, उसके बाद सेकंड नंबर डाला हमने 10। यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन और 4 के लिए डिवीजन। हमें अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या से क्या सब्ट्रैक्ट करेगा, वो ए में से बी सब्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए हम 2 नंबर की चॉइस दे रहे हैं और एंटर दबाएंगे। अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया, मेरा 10 आ गया। यानी 20 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया, 10 आ गया। हम फिर से रन करने के लिए फिर से रन करते हैं और हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस बार हम यहाँ पे देंगे 10, यहाँ पे देंगे 20 और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ऑप्शन है, हमारा थर्ड ऑप्शन है। अगर 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 200। सिंपल ऑपरेशन है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये कर दिया है। अगर लेकिन आप यह देखिए सिर्फ एक ही बार हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब बार बार नहीं कर सकते एक बार रन करने के बाद। अगर हमें बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब हमारा जो लूप है, ये लूप हमें अगर बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब क्या करें। यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, डू व्हाइल का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं डू का हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वो कहाँ क्लोज करेंगे, हम स्विच केस के यहाँ पे रिजल्ट के बाद क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल। डू व्हाइल में क्या होता है, आप सिंटैक्स देख सकते हैं, आपने पहले ही सिंटैक्स देख लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए कब तक एग्जीक्यूट करना है हमें, व्हाइल आई इज नॉट इक्वल्स टू, जब तक आई हमारा 5 नहीं आता तब तक क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हम केस 5 दे देते हैं एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं printf /n प्रोग्राम एग्जिटिंग। प्रोग्राम क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। यहाँ पे दे देते हैं ब्रेक। यहाँ पे देखिए अगर 5 नहीं आया, कब तक एग्जीक्यूट करेगा आपका व्हाइल लूप या डू लूप, जब तक आपका आई क्या नहीं होता, आई नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें चॉइस देना है। जब तक आपकी चॉइस क्या नहीं होती, 5 नहीं होती। ठीक है, हम ये सेव कर देते हैं। सेव किया और यहाँ पे रन कर दिया। रन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 20 डाला, उसके बाद सपोज 5 डाला। 5 डालने के बाद हमें एडिशन करनी है तो क्या करेंगे, 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ गया, 25 आ गया। यहाँ पे फिर से नंबर एंटर करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 डालेंगे और 20 डालेंगे। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें 2 डालना होगा। यहाँ पे एक साथ नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे एग्जिट करने के लिए हमने 5 डाला था तो 5 डालेंगे। यहाँ पे चॉइस क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। 5 डालने के बाद क्या होता है, प्रोग्राम एग्जिट आता है और एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर बार बार पूछ रहा है। नंबर अगर बार बार नहीं पूछना चाहिए तो डू में से ये क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। डू हमारा किधर से लेंगे, हम नीचे से लेंगे, मतलब नंबर आपका सिर्फ एक ही बार लेंगे हम और उस पर बार बार ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हम 5 नंबर का भी ऐड कर देते हैं। 5 नंबर किस लिए हमने दिया है, एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे डू हम नीचे लेंगे और यहाँ पे नंबर सिर्फ एक ही बार लेगा, बार बार हमें पूछेगा नहीं। यहाँ पे डू लेंगे, ओपन करेंगे। डू हमारा कहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे देखिए व्हाइल के ऊपर क्लोज होगा और व्हाइल के ऊपर क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे व्हाइल देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। व्हाइल चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 5। 5 किस लिए हम एग्जिट करने के लिए दे रहे हैं। जब तक 5 नहीं आता तब तक हमारा लूप क्या होता नहीं, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे डबल कोटेशन हमने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट कर देते हैं, सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे देखिए हम देंगे 20, उसके बाद 5, उसके बाद एडिशन दिया। एडिशन करने के बाद अगर क्या होता है एडिशन, 20 + 5 कितना आता है, 25। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन अगर कर दिया तो 20 में से 5 गए, कितने रह गए, 15। उसके बाद हमने थर्ड कर दिया मल्टीप्लिकेशन, 20 × 5 कितना आएगा, 100। और उसके बाद हमने अगर डिवीजन कर दिया, 20 में से अगर 5 को डिवाइड कर दिया तो कितना आता है, 4 आता है।
हमें एग्जिट करना है प्रोग्राम, तो हम क्या टाइप करेंगे 5 करने के बाद क्या आता है प्रोग्राम एग्जिटिंग, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए एग्जिट हो गया। यहाँ पे अगर आप चाहे तो रिजल्ट ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये प्रोग्राम आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए पहले है हमारे हेडर फाइल #include_stdio.h, उसके बाद है #include_conio.h। ये किस लिए यूज़ करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने printf और scanf फंक्शन यूज़ किया है, जिसे हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन अगर हमें यूज़ करना है तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, उसका नाम है stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद ये हमें एक्सेस देता है कि हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज कर सके, जैसे कि printf और scanf। उसके बाद है conio.h। ये हेडर फाइल हमने क्यों यूज़ की है, यहाँ पे देखिए हमने एक स्टेटमेंट या फंक्शन यूज़ किया है CLR SCR, जो हमारी स्क्रीन है वो क्लियर करती है, मतलब प्रीवियस आउटपुट हमारा इरेज करती है अगर कोई हो तो ये अगर फंक्शन हमें यूज़ करना है तो वो कौन से हेडर फाइल में होता है conio.h, इस हेडर फाइल में होता है। और दूसरी एक यहाँ पे फंक्शन है हमने सबसे लास्ट में यूज़ किया है getch। ये getch फंक्शन भी हमारे conio.h इस हेडर फाइल में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है चॉइस, जिससे हम केस का जो भी चॉइस है हमारा वो सिलेक्ट करते हैं, इस चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यहाँ पे फिर हमने ए लिया है फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए, उसके बाद बी लिया है सेकंड नंबर एंटर करने के लिए, उसके बाद सी लिया है जो भी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी हमारा रिजल्ट है वो सेव करने के लिए हमने थर्ड वेरिएबल लिया है सी। यहाँ पे देखिए हम नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ऑलवेज। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखा है, उसके बाद देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा है हमने सिंपल डबल कोटेशन में। प्रिंटफ में हम डबल कोटेशन में जो भी लिखे वो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाता है प्रिंट हो जाता है। उसके बाद देखिए स्कैनएफ में हम क्या करते हैं इनपुट लेते हैं, यहाँ पे एम्परसेंड लिखना पड़ता है, एंड का साइन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ए लिखा है, मतलब फर्स्ट नंबर एंटर करने के बाद वो नंबर हम किस में ले रहे हैं ए में ले रहे हैं, और सेकंड नंबर हम बी में ले रहे हैं, यही हमने प्रिंट किया है ऊपर एंटर द सेकंड नंबर। उसके बाद देखिए डू लिया है, डू व्हाइल यूज़ किया है हमने, डू यूज़ करने के बाद यहाँ पे करली ब्रेस ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन किया है। उसके बाद देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो भी इंफॉर्मेशन है 1 के लिए एडिशन किया, 2 के लिए सब्ट्रैक्शन है, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन, वो हमने डिस्प्ले की है। उसके बाद देखिए हमारी चॉइस एंटर करने के लिए हमने एक मैसेज प्रिंट किया है एंटर द चॉइस, और हमने चॉइस किस में ली है, हमने ऊपर डिफाइन किया था चॉइस नाम का वेरिएबल, उसमें ही हम अपने क्या ले रहे हैं चॉइस ले रहे हैं, एम्परसेंड चॉइस करके वेरिएबल ले रहे हैं। और वही चॉइस का वेरिएबल हम कहाँ पास कर रहे हैं स्विच केस में पास कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सिंटैक्स पहले देखा होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे जो भी चॉइस आपने दी है, जो भी नंबर दी है, वो अगर आपके केस में से मैच होता है तो डायरेक्टली वो केस क्या हो जाती है एग्जीक्यूट हो जाती है। मतलब अगर मैंने चॉइस दिया 1 का मतलब क्या है एडिशन, तो हमारी क्या होनी चाहिए 1 केस में जाने के बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए एडिशन। यहाँ पे देखिए मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है यहाँ पे केस 1 पे, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और उसके बाद ब्रेक दिया है। ब्रेक क्यों देते हैं, ब्रेक देने के बाद आपका जो करली ब्रैकेट है जो स्विच केस खत्म होने के बाद होता है उसके बाहर आ जाता है ब्रेक देने के बाद। अगर आपने ब्रेक नहीं दिया तो डायरेक्टली आपका जो सेकंड केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, एक एट अ टाइम हमारा सिर्फ एक ही केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब एक ही ऑपरेशन हमारा क्या होना चाहिए, चारों ऑपरेशन में से एक ही ऑपरेशन एट अ टाइम क्या होना चाहिए परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 अगर चॉइस दिया तो एडिशन होगा, 2 दिया तो सब्ट्रैक्शन होगा, केस 2 में जाएगा, 3 दिया तो केस 3 में जाएगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, केस 4 अगर दिया मतलब चॉइस 4 दिया तो डिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर 5 दिया तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट दिया है, अगर कौन सी भी केस मैच नहीं हो रही, मतलब 1 to 5 के अलावा हमने कोई भी दूसरा नंबर दे दिया तो कहाँ जाएगा वो डायरेक्टली हमारे डिफ़ॉल्ट में जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है एंटर करेक्ट नंबर, जो भी करेक्ट नंबर है वो आप क्या करें एंटर करें। यहाँ पे हमने लिखा है एंटर करेक्ट चॉइस या एंटर करेक्ट नंबर, जो भी आप देना चाहे दे सकते। और उसके बाद हमने रिजल्ट डिस्प्ले किया है, तो हमने प्रोग्राम ऑलरेडी रन करके दिखा दिया था हमने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्विच केस का लूप कंप्लीट होता है, मतलब करली ब्रैकेट यहाँ पे स्विच केस का कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने रिजल्ट प्रिंट किया है सी करके, सी में हमारा जो भी रिजल्ट स्टोर होता है तो वो प्रिंट किया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डू का जो करली ब्रैकेट है वो हमने क्लोज किया है। हमने जो डू का ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन किया था वो हमने कहाँ क्लोज किया है
स्विच केस के बाद यहाँ पे क्लोज किया है और उसके बाद हमने लिखा है वाइल, और वाइल में लिखा है चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 5। अब ये 5 ही क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 5 से मैच हो गया, मतलब हमने चॉइस अगर 5 डाली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चॉइस में 5 आ जाएगा। फिर 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। अगर 5 डाला तो क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, और यही हमें चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाला है, 5 डाला है। सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों। फिर बाद में गेट ch डाला है और ब्रैकेट कंप्लीट किया है। ये ब्रैकेट हमारा मेन फंक्शन का ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर दिया है। इतना ही प्रोग्राम है दोस्तों। अब हम एक कैरेक्टर वेरिएबल का देखेंगे। यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ। न्यू करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से stdio.h, इसके बाद .h, यहाँ पे देखिए मैं डिफाइन कर देता हूँ कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर ch। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ printf, इसमें डाल देता हूँ डबल कोटेशन में एंटर योर कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ देता हूँ। कैरेक्टर लेने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, %c देना पड़ता है कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए। यहाँ पे मैं %c से क्या रिप्लेस होगा, हमारा ch। तो यहाँ पे देखिए हम ch वेरिएबल में वैल्यू लेने वाले हैं। उसके बाद देखिए वही वैल्यू हम सिंपली क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। योर कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, और हम ये %c से क्या रिप्लेस कर देते हैं, ch। मतलब ch में जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो %c से फिर से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, और हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं गेट ch स्क्रीन होल्ड करने के लिए, और मेन के सबसे पहले लिखते हैं क्लियर स्क्रीन। ये जनरली आप ऊपर ही लिखिए क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे देखिए %, रह गया था। यहाँ पे %, डालने के बाद हम फिर प्रोग्राम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने a डाला, एंटर योर कैरेक्टर डाला a। यहाँ पे देखिए योर कैरेक्टर इज इक्वल्स टू a, डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं बड़ा कैरेक्टर देता हूँ, मतलब बड़ा नाम देता हूँ, जैसे कि मेरा शुभम, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही लेटर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, या अल्फ़ाबेट प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसकी साइज़ होती है कैरेक्टर की 1 बाइट, और 1 बाइट में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर पाता है वो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे साइज़ अगर दे दूँ, एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे 10 दे दूँ साइज़, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं साइज़ देता हूँ 10, यानी 10 बाइट यानी 10 बाइट की साइज़ में दे देता हूँ, तब क्या करेगा वो, तो यहाँ पे हमको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे यस देना पड़ेगा। सिंगल कैरेक्टर के लिए आपको सी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बड़े अगर स्ट्रिंग हो तो उसके लिए यस देना पड़ता है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी यस देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। यहाँ पे डाला मैंने शुभम, एंटर किया। यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रिंग जो भी है वो क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा डिटेल वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। इसका सेकंड पार्ट में जब भी अपलोड करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। थैंक यू।